अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इलाही और मैं आपका फ़िज़िक्स का इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है। और दूसरा ये कि क्लास नाइन्थ का हमारा हम चैप्टर नंबर 1 से आज हम स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट लेक्चर है फ़िज़िक्स का, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फ़िज़िकल क्वांटिटी लेंथ मेजरमेंट्स। अच्छा, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम इसके नाम को हम समझ लेते हैं कि इसके नाम का मतलब क्या है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। क्वांटिटीज़ मतलब कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फ़िज़िक्स के मुताबिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब है? ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारी आ जाती है लेंथ। ठीक है, ये हमारी एग्ज़ाम्पल्स में सबसे पहले क्या आ गई? एग्ज़ाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल से इसको समझ लेते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब। सबसे पहले हमारी एग्ज़ाम्पल आती है लेंथ। अब लेंथ आप जानते हैं कि लेंथ एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रूल और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक वो मेजरिंग टेप होती है। तो लेंथ हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटी आ गई। क्लियर? अच्छा, दूसरी इसकी एग्जांपल आ जाती है मैस। मैस आप जानते हैं वज़न। वज़न को हम किसकी मदद से मेजर कर सकते हैं? बैलेंस जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि वो ग्रोसरी की शॉप्स में, दुकानों पे, वहाँ पे जो आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जो वज़न को मेजर करता है, वो आपका स्प्रिंग बैलेंस है। किसको मेजर करता है? मैस को मेजर करता है। ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब ये है, फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ, मैस, और तीसरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टाइम। ठीक है। अब टाइम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, यानी फ़िज़िक्स में ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हाँ, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, लाइक इमोशंस हैं, इस तरह की चीज़ें, मतलब कि किसी के थॉट प्रोसेस को हमने मेजर करना, जो भी है, जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते वो आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में ऐड नहीं होती। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी, इमोशंस वगैरह, इस तरह की चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब ये आगे हमारी लेंथ, मैस, टाइम, क्वांटिटीज़ में हम इनको शुमार करते हैं। अच्छा, अब इनका दूसरा फ़िज़िकल क्वांटिटी, इसका दूसरा मतलब कि आ रहा है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स का क्या मतलब है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया कैसे जा सकता है? जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने अभी बताया, आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, मीटर रूल हो गया, या आपका जो स्केल होता है, आप इसके थ्रू इसको मेजर कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए आपके पास जो बैलेंस होते हैं, यानी जो तराजू जिसको हम उर्दू में कहते हैं, बैलेंस तरह तरह के होते हैं, लाइक फ़िज़िकल बैलेंस हो गया, लिवर बैलेंस, इस तरह की चीज़ें। और तीसरा आपके टाइम के लिए आप जानते हैं कि स्टॉप वॉच भी होती है। और सबसे कॉमन जो हमारे पास एग्जांपल है वो है क्लॉक। ठीक हो गया। तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्या कर लेते हैं? मेजरमेंट करते हैं, हम इनको मेजर करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का नाम जो है, इसको हमने समझ लिया। अच्छा, सबसे पहले अब स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या आता है? साइंस की डेफिनेशन ही आ रही थी, लाइक हम फिज़िक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें या बायोलॉजी पढ़ें, स्टार्टिंग में हमेशा किसकी डेफिनेशन आती है? साइंस की डेफिनेशन आती है कि साइंस क्या है। साइंस बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कहते हैं, साइंस इज़ द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस इज़ द नॉलेज, साइंस का नॉलेज दो चीज़ों पे बेस करता है। पहली चीज़ क्या आती है? ऑब्जर्वेशन, एंड सेकंड थिंग इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर? यानी अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ किसी चीज़ को, कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैन है, वो किस तरह से रोटेट कर रहा है, वो चल किस तरह से रहा है। मतलब कि मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये फ़ैन रोटेट करने क्यों लग जाता है। मैं उसके सारे वर्किंग प्रिंसिपल को स्टडी करूँगा कि अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो उसमें करंट फ़्लो करता है। ये मैंने पहला मेरी ऑब्ज़र्वेशन थी कि मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो करंट का फ़्लो होता है फ़ैन में, तब वो आपका फ़ैन जो है रोटेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी यहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन कंप्लीट नहीं हुई। दूसरी ऑब्ज़र्वेशन मेरी क्या होगी कि फ़ैन के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जिसमें करंट फ़्लो करे तो वो फ़ैन को घुमाती है। ऑब्वियसली वो कॉइल्स हैं उसके अंदर, मतलब कि वाइंडिंग हुई हुई है। वो वाइंडिंग इस तरह से डिज़ाइंड है कि अगर उसमें करंट फ़्लो करता है तो फ़ैन रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब मैंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन कर ली कंप्लीट। अब मैं आऊँगा एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है कि अब मैंने सारा ऑब्ज़र्व कर लिया कि फ़ैन किस तरह से रोटेट कर रहा है, उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, करंट रिक्वायर्ड है, स्विच जो उसको ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब मैं ख़ुद से फ़ैन को मैंने ऑब्ज़र्व किया था उसी तरह का एक मॉडल अपने पास मैं बनाऊंगा, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, उसमें से करंट पास करवाऊंगा, स्विच के थ्रू करंट को कंट्रोल करूंगा। नहीं चल रहा, दोबारा एक्सपेरिमेंट करूंगा जब तक वो कम्प्लीटली चलना शुरू ना हो जाए, जिस फ़ैन को मैंने ऑब्ज़र्व किया था उसी की तरह मेरा मॉडल भी काम करना स्टार्ट ना कर दे। तो इस तरह से
हमने साइंस को भी समझा कि साइंस इज़ अ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स, दो चीज़ों पे इसकी बेस होती है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद जो नई नेक्स्ट चीज़ आती है, नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है। आपकी बुक में उन्होंने नेचुरल फ़िलासफ़ी का भी थोड़ा सा जिक्र किया है। नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या थी? नेचुरल फ़िलासफ़ी को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है जी कि जैसे आप देखते हैं, व्हाट इज़ नेचुरल फ़िलासफ़ी? नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या थी? नेचुरल फ़िलासफ़ी बेसिकली एक बुक थी स्टार्टिंग में, जब साइंस का नॉलेज आप जानते हैं जैसे 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी पुराने ज़माने में अभी साइंस के नए रूल्स जो थे, इन्वेंशंस हो रही थी साइंस में और नई नई डिस्कवरीज़ हो रही थी। जैसे करंट को डिस्कवर किया गया सबसे पहले, वो टाइम था डिस्कवरीज़ का साइंस में, कि साइंस में नए नए रूल्स डिस्कवर थे। अब तो हमें पता है जैसे न्यूटन के लॉज हैं और बाकी साइंटिस्ट के लॉ अब हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम वो चीज़ें नई नई डिस्कवर हो रही थी, नई नई इन्वेंशंस हो रही थी, साइंटिस्ट अपना नॉलेज गैदर करके बुक में रख रहे थे। उस टाइम ये था, हम सारे साइंस का जितना भी नॉलेज था, बायोलॉजी का था, बायोलॉजी जैसे साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स है, केमिस्ट्री, साइंस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स जो भी, और फिज़िक्स का जो नॉलेज था, और बाकी और जो साइंस की फील्ड्स थी लाइक एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, हम उसको एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कवर करते थे, वो थी नेचुरल फ़िलासफ़ी। हमने मतलब डिवाइड नहीं किया था। क्लियर? तो अब नेचुरल फ़िलासफ़ी को कैसे समझ लें, जैसे एक आप जो बच्चे छोटी क्लासेस में होते हैं, प्राइमरी क्लास तक 5 क्लास तक क्या होता है, एक ही रजिस्टर होता है। जैसे हॉलीडे होमवर्क्स मिलते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही रजिस्टर में वो क्या करते हैं, सब साइंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, सब का हॉलीडे होमवर्क एक ही रजिस्टर में करते हैं। लेकिन जैसे सीनियर क्लासेस में आते हैं 6, 7, 8, हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि नोट्स और ज़्यादा मतलब कि लेंथी होने लग जाते हैं। एक रजिस्टर में सब सब्जेक्ट्स को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है, रजिस्टर जल्दी ख़त्म भी होता है, तो वो नए बाय करने पड़ते हैं, बार बार बाय करने पड़ते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग रजिस्टर रख दिया जाता है। तो 18th सेंचुरी से पहले सब साइंस की जो ब्रांचेस थी, उनको एक डिसिप्लिन जो कि नेचुरल फ़िलासफ़ी था, इसमें स्टडी करना पड़ता था। फिर उन्होंने कहा कि नॉलेज इतना एडवांस हो गया कि एक बुक में रखना सारे नॉलेज को हो गया डिफ़िकल्ट। उन्होंने क्या किया, जैसे अभी मैंने बताया कि हम हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग रजिस्टर रख देते हैं, इसी तरह नेचुरल फ़िलासफ़ी की जो बड़ी बुक थी उसको हमने 2 डिसिप्लिन्स में, यानी 2 उसकी डिवाइड कर दिया हमने। एक हमने डिवीज़न की, वो थी फ़िज़िकल साइंस में, और आपकी जो दूसरी डिवीज़न थी वो थी बायोलॉजिकल साइंस। ठीक हो गया? मतलब कि हमने एक बड़ी बुक को डिवाइड कर दिया 2 छोटी छोटी बुक्स में, जैसे हम हर सब्जेक्ट का अलग रजिस्टर रख लेते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, नेचुरल फ़िलासफ़ी के लिए 2 डिवीजन्स कर दी। हमने 2 डिफरेंट बुक्स निकाल ली। एक बुक थी फ़िज़िकल साइंस, बेसिकली बुक नहीं थी, जस्ट समझाने का एक तरीका है कि एक्चुअली बुक्स नहीं थी वो, लेकिन हम क्या करते थे, हमने उनको डिवाइड कर दिया नेचुरल फ़िलासफ़ी का ना 2 डिसिप्लिन्स में, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ताकि हमारे लिए स्टडी करना साइंस को आसान हो जाए। फ़िज़िकल साइंस में हम क्या स्टडी कर रहे थे, फ़िज़िकल साइंस किस से बेसिस थी, इसकी बेस थी कि ये उन चीज़ों की स्टडी थी, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी। ये थी स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया? और ये जो बायोलॉजिकल साइंस थी, ये आपकी थी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक हो गया? मतलब कि हम पहले क्या कह रहे थे, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सब की स्टडी एक ही सब्जेक्ट में करते। फिर हमारे लिए एक ही सब्जेक्ट के अंदर सब चीज़ों को पढ़ना बहुत हो गया डिफ़िकल्ट, तो हमने क्या किया, हमने 2 उसको टाइप्स में डिवाइड कर दिया। हमने अब ये कहा कि फ़िज़िकल साइंस में हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे चेयर, फोर्स, किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करें तो क्या है, तो ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। और अर्थ का जो क्रस्ट है या अर्थ की स्टडी, इन सब को हमने किस में स्टडी करने लग गए, फ़िज़िकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस क्या था, इसमें हम इस टाइप में हम उन चीज़ों को स्टडी करते थे जो नॉन लिविंग थिंग्स की थी। मतलब कि ऐसे था कि नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्टडी थी, हम जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी थी, हम उसको फ़िज़िकल साइंस की बुक में ऐड करने लगे थे। यानी नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हमें जितने रूल्स पता चलते थे, हम उनको फ़िज़िकल साइंस में, उसका ना सारी जो नई नई डिस्कवरीज होती थी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, हम उनको फ़िज़िकल साइंस के रजिस्टर में हम ऐड कर देते थे। बायोलॉजिकल साइंस में क्या करते थे, जितनी भी लिविंग थिंग्स की स्टडी थी, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हमें उनके बारे में कोई नई चीज़ पता चलती थी तो हम उसको बायोलॉजिकल साइंस में ऐड कर देते थे। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि फर्दर
फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को तो हमने स्टडी कर लिया, बट ऑब्वियसली फ़िज़िकल साइंस भी देखा जाए, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें भी कई चीज़ें अब आने लग गई। यानी फ़िज़िकल साइंस में आप देखें क्या है, पहली बात तो ये नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी। नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी में अब आप जानते हैं कंपाउंड्स यानी केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शन है उनकी भी स्टडी है। फ़िज़िक्स में देखा जाए तो फोर्स अप्लाई हो रही है, मुख्तलिफ फ़िज़िक्स के जो डिसिप्लिन्स थे, फ़िज़िक्स के जो रूल्स थे उनको भी हम डिस्कस कर रहे थे और डिस्कवरीज कर रहे थे। और एस्ट्रोनॉमी यानी स्टडी ऑफ स्टार्स जो है, प्लैनेट्स की स्टडी वो आ रहे थे। जियोलॉजी अर्थ की स्टडी है, मीटियोरोलॉजी अर्थ के स्ट्रक्चर की जो स्टडी है। इसमें भी क्या हो गया, फ़िज़िकल साइंस में भी अब एक सब्जेक्ट में इन सब चीज़ों को स्टडी करना हो गया टफ़। हमने कहा कि हम फ़िज़िकल साइंस को फ़र्दर अब डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे लिए और इस चीज़ को मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की जितनी भी स्टडी है उसको हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में, ताकि हमारे लिए स्टडी करना और क्या हो जाए, आसान। बेसिकली ये ऐसे ही है कि जैसे हम किसी बड़े टास्क को छोटे टास्क में कन्वर्ट कर लें, हमारे लिए उस छोटे छोटे टास्क पे काम करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू द बिगर टास्क। कि वो जो बड़ा काम है और बड़ी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमें टाइम भी लगता है, तो क्यों ना हम उनको छोटे टास्क में डिवाइड करके अलग-अलग डिवाइड करके काम करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, हम काम अच्छे से भी कर सकते हैं और हमें वक्त का भी समटाइम्स इशू नहीं होता। जैसे आपको कहा जाए जी कि आप एक दिन में ही अपनी पूरी बुक कवर करके याद कर लें, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाता है, स्कूल्स की तरफ से भी सब्जेक्ट को, सिलेबस को डिवाइड किया जाता है कि इस मंथ इतने चैप्टर्स कवर करें, इस मंथ इतने चैप्टर्स कवर करें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अच्छे से हमारी बात पिक भी कर सकते हैं, उनको समझ भी आती है, उनको क्वेश्चनिंग का टाइम मिलता है, बजाय इसके कि कहा जाए कि आप एक माह में या एक हफ़्ते में पूरा सिलेबस कवर कर दें। तो वो तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं, उनको भी समझ नहीं आएगा, टीचर्स भी अच्छे से पढ़ा नहीं सकेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने फ़िज़िकल साइंस को फ़र्दर हमने उसको डिवाइड किया। फ़िज़िकल साइंस को हमने फ़र्दर डिवाइड किया कुछ डिसिप्लिन्स में। वो क्या क्या थे, सबसे पहले तो हमने उसकी डिवीज़न की क्या कहते हैं उसको, फ़िज़िक्स में, ठीक हो गया। फिर हमने उसको डिवाइड कर दिया केमिस्ट्री में। फिर आगे आपकी और आ जाती है मीटियोरोलॉजी, नेक्स्ट है जियोलॉजी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आपकी आ जाती है एस्ट्रोनॉमी, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, फ़िज़िक्स में हम उन चीज़ों को स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फिज़िकल थिंग्स, फ़िज़िकल वर्ल्ड, मतलब कि हमारे इर्द गिर्द जो फिनोमेना हो रहे हैं, और मतलब कि कोई चीज़, मतलब कि फोर्सेस के बारे में स्टडी, वो हमने कहा हम फ़िज़िक्स में स्टडी करेंगे। केमिकल कंपाउंड्स की, एलिमेंट्स की जो स्टडी है, मतलब के एलिमेंट्स के दरमियान, जो कंपाउंड्स के दरमियान डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, उनके जो केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में जो स्टडी हम केमिस्ट्री में करेंगे। इस तरह मीटियोरोलॉजी में मीटियोर्स, मतलब के मुख्तलिफ स्टोन्स या अर्थ क्रस्ट की जो स्टडी हम उसमें कर लेंगे। जियोलॉजी भी यही है कि हम उसमें क्या करते हैं, अर्थ के स्ट्रक्चर की, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी हमने क्या किया, हम उसको जियोलॉजी में डील करेंगे। और जितना भी आपके जो स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, अर्थ के मतलब के स्पेस में जो आपके स्टार्स है, प्लैनेट्स है, उनकी जो स्टडी हम उसको किसके अंडर स्टडी करेंगे, एस्ट्रोनॉमी में। तो डिवीजन से फ़ायदा ये होता है, हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, हम नॉलेज अच्छे से शेयर भी कर सकते हैं, हम काम एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब बेसिकली जो है आगे आपका आ रहा है जो टॉपिक है फ़िज़िक्स। हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन पे बातचीत करनी है। फ़िज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अब फ़िज़िक्स को ज़रा देख लेते हैं। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन जो है आपकी वो ये है कि फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। फ़िज़िक्स क्या है, आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, ठीक है। मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, यानी आपकी जो फ़िज़िक्स है वो किस चीज़ की स्टडी है, मैटर यानी एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो मैस, जिसका और जो जगह घेरे, उसको हम कहते हैं मैटर। हम एनर्जी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एनर्जी क्या होती है, किसी चीज़ की कोई काम करने की जो एबिलिटी है, एंड देयर इंटरेक्शन, और इनका आपस में रिलेशन क्या है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जिसमें मैस है और जो जगह घेरे, जैसे मैं भी एक मैटर हूँ ऑब्वियसली, और मेरे अंदर एनर्जी भी है, जिस मतलब कि एनर्जी, मैंने अभी बताया कि कोई किसी के काम करने की जो सलाहियत आप में होती है वो एनर्जी होती है।
तो मैटर एनर्जी एंड इंटरेक्शन, मेरे अंदर एनर्जी भी और मैं मैटर भी हूँ, तो मेरी एनर्जी का मेरे मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है, वो आपकी फ़िज़िक्स है। ठीक हो गया।